नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दोस्तों, चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो चैप्टर 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक है, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति। नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, है ना। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, पहले ही इसका कलर सही था, है ना। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, है ना। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो अपने आप में कोई आइसोलेटेड या कोई स्वतंत्र, कोई अलग घटना नहीं है। इट वॉज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो बेसिकली जो पूरे दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा था, उसका ही एक ये हिस्सा है, स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, है ना। तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो इन्फ्लुएंस किया बहुत सारे कंट्रीज़, एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ का लिबरेशन मूवमेंट, जो उनका आज़ादी का आंदोलन था, स्वतंत्रता का आंदोलन था, उस मुक्ति आंदोलन था, उस पर काफ़ी इसका असर हुआ। प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस देयर वेयर contacts between the nationalist leaders of India and those of the other colonies, united as they were in their common struggle against colonialism and imperialism। तो भारत की स्वतंत्रता के पूर्व, है ना, देयर वेयर कॉन्टैक्ट्स, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, है ना, उनके दूसरे कंट्रीज में जो अदर कॉलोनीज थे, जो अदर कंट्रीज जो उपनिवेशवाद के शिकार थे, तो उन कंट्रीज में उनके साथ उनकी संबंध थे, दोस्ती थी, कॉन्टैक्ट्स थी, बिकॉज उन दोनों का ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सेम था। दे वेयर हैविंग द कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट उनका कॉमन प्रॉब्लम था, और उसके अगेंस्ट उनकी फाइट चल रही थी। तो आइडियोलॉजिकली भी वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़े हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिनके फॉरेन कॉलोनीज में भी उनके कॉन्टैक्ट्स थे। द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द क्लियरेस्ट manifestation of the linkages established between India and overseas Indians during the freedom struggle। और इसका एक सबसे लाइव एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है कि हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम के नेता, महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, जो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जब इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, इसमें बहुत सारे ओवरसीज इंडियंस इसमें थे। तो इसका क्लियर कट ये उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि जो भारत के जो नेतागण थे स्वतंत्रता संग्राम के, उनके ओवरसीज इंडियंस, है ना, जो विदेश में जो भारतीय रह रहे थे, उनके साथ काफ़ी जुड़ाव था और उनके साथ उनका लिंक्स थे। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। कह रहा है किसी भी देश का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो क्या, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल, जो देश के अंदरूनी और जो विदेश मामले, है ना, विदेशी फैक्टर्स है, इन सबको इन सबको मिला जुलाकर इन सबका एक इंटरप्ले है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। सो देयरफॉर द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो जो भारत का जो नोबल आइडिया था, जो भारत के अच्छे आइडियाज़, है ना, जिससे भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रभावित था, ये आइडियाज़ भी, है ना, ये उदार विचारधारा ही भारत के फॉरेन पॉलिसी इसको भी इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स करेंगे। सो बट इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस coincided with the beginning of the cold war era, a period which was marked by the political, economic and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and the USSR। बट जो भारत का आज़ादी जो मिली भारत को, इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इस किसके साथ कोइंसाइड कर गया, उसी समय जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, एंड 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और दो ब्लॉक गुट बनना स्टार्ट होता है, तो कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली इंडिया का जो इंडिपेंडेंस और कोल्ड वॉर एरा का जो उदय है, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर गया। तो ये वर्ल्ड लेवल पे दो गुट बने और उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन वर्ल्ड लेवल पे होने लगा, है ना। पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स, economic confrontation between both the blocks, and then of course if there is a political confrontation, economic confrontation, तो ये it will result into military confrontation also, and ये हुआ। यूएस एंड यूएसएसआर के जो गुड्स थे उसमें काफ़ी ये कॉन्फ्रंट्रेशन देखे गए एंड काफ़ी वॉर्स हुए, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं।
The same period also witnessed developments like the establishment of UN, the creation of nuclear weapons, the emergence of communist China, and the beginning of decolonization. तो ये कोल्ड वॉर एरा के साथ साथ उस समय और कुछ डेवलपमेंट भी हुए, है ना, वर्ल्ड में कुछ डेवलपमेंट हुए, जैसे यूएन अंतर्राष्ट्रीय एक बॉडी है ना, संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन, तो इसकी स्थापना भी हुई। द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर में यूज़ हो गया था, अमेरिका ने यूज़ किया जापान के अगेंस्ट, तो उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का होड़ लग गया और वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स बहुत मास स्केल पे रैपिडली बनने लगे। द एमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, पैरेलली जो एक कम्युनिस्ट कंट्री चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में उभर कर आया, है ना, तो ये भी एक अलग डेवलपमेंट हो रहा था वर्ल्ड में। अनदर मेजर डेवलपमेंट वाज बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, धीरे धीरे सारे उपनिवेशवाद खत्म हो रही थी और धीरे धीरे जो कंट्रीज थी, जो कॉलोनीज थी, वो स्वतंत्र हो रहे थे, मुक्त हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे। सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो जो भारत की लीडरशिप थो उसको एक ऐसा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित बनाना था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं ना, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर ही भारत का हित को निहित को बनाना था, ऐसा फॉरेन पॉलिसी बनाना था। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑफकोर्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरूज रोल विल रीड ऑफकोर्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड ए क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में एक निर्णायक भूमिका निभाया। ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, वो अपने विदेश मंत्री खुद थे, तो उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी उसमें वो खुद विदेश मंत्री भी थे। उनका इससे ये दिखाता है कि उनके विदेश नीति में काफ़ी दिलचस्पी और काफ़ी भागीदारी थी। Thus, both as the Prime Minister and the Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. तो भारत के प्रधानमंत्री भी थे ही, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं, प्रधानमंत्री थे और साथ में देश के विदेश मंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये दोनों जो फॉरेन नीति बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दो पोर्टफोलियोज है वो उनके पास ही था। तो उनका ऑफकोर्स जो हमारा फॉरेन पॉलिसी बना 1946 टू 1964 में, उसमें उनका काफ़ी दबदबा है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेहरू पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सॉवरेंटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उनका बेसिकली तीन ऐसी बड़ी नीतियां थी, विदेश नीतियां, जिनके तीन बड़े उद्देश्य थे, है ना, मेजर ऑब्जेक्टिव, थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव। नेहरू जी के पॉलिसी जो विदेश नीति थी उसके तीन मेजर पॉलिसी, तीन बड़े उद्देश्य थे। टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सोवरेंटी, तो ये इतनी जो मेहनत से कठिन संघर्ष के साथ जो संप्रभुता प्राप्त की गई थी, इसको बचाए रखना, इसको प्रिजर्व करना, ये पहला सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, तो जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखना, उसको संरक्षित करना। एंड तीसरा था प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बहुत तीव्र गति से आर्थिक विकास को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे। नेहरू विश टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो नेहरू ने क्या किया, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता के माध्यम से, उस रास्ते से, है ना, उसके स्ट्रेटजी बनाते हुए इस तीनों ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने का चाहत रखते थे। देयर वेयर ऑफ कोर्स पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव्ड दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय द यूएस बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम्ड टू बी प्रो डेमोक्रेसी। तो भारत में ऐसे कुछ पार्टीज थी या कुछ नेता थे, है ना, जिनका यह विचारधारा था, जिनका ऐसा सोच था कि इंडिया को प्रो यूएस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया, यूएस इज प्रो डेमोक्रेसी। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र के सपोर्ट में है, वहाँ लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी। वेस्टर्न ब्लॉक के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो भारत को प्रो यूएस ब्लॉक होना चाहिए, ऐसा बहुत लोग भारत में मानते थे। सो एमंग दोज हु थॉट ऑन दीज लाइन्स वेर लीडर्स लाइक डॉक्टर अम्बेडकर।
और इस लाइंस में सोचने वाले कि भारत को प्रो यूएस होना चाहिए, इसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कोई छोटे मोटे नेता तो थे नहीं, बहुत बड़े नेता थे। आप लोग जान रहे हैं भारतीय संविधान में उनका कितना योगदान है। So some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow a pro-US foreign policy। और कुछ राजनीतिक दल जो कम्युनिज्म के खिलाफ थी, है ना, तो जो कम्युनिज्म के खिलाफ थी वो पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती थी कि इंडिया प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को अपनाए। दिस इंक्लूडेड द भारतीय जनसंघ एंड लेटर द स्वतंत्र पार्टी। तो इसमें से पॉलिटिकल पार्टीज जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो प्रो यूएस पॉलिसी चाहती थी, उसमें थे एक भारतीय जनसंघ, है ना, और बाद में स्वतंत्र पार्टी। तो ये चाहते थे कि इंडिया प्रो यूएस रहे बिकॉज ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। बट नेहरू पोजेस्ड कंसिडरेबल लीवे इन फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी, है ना। तो लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। तो ऑफकोर्स जो उनका सोच था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था हमारे फॉरेन पॉलिसी में। सो नेक्स्ट टॉपिक इसी में आते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। So the foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tensions, and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations। तो दो खेमों से दूरी बनाना, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, दोनों खेमों से दूरी बनाना। सो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जो भारत की विदेश नीति थी, आज़ाद भारत की विदेश नीति थी, वो बहुत मजबूती से परस्यू करती है द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण वर्ल्ड, है ना, एक शांतिपूर्ण विश्व का सपना लेके आगे बढ़ती है। और इसके लिए वो क्या एडवोकेट करती है, किसकी वकालत करती है, गुट निरपेक्षता की वकालत करती है। बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशन, तो जो कोल्ड वॉर, कैसे गुट निरपेक्षता, कोल्ड वॉर में जो टेंशन है ना, शीत युद्ध में जो टेंशन चल रही थी उस तनाव को कम करने की कोशिश। कैसे, बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन कंट्रीब्यूट करेगा ऑन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो जो संयुक्त राष्ट्र के शांति वाले ऑपरेशंस थे, है ना, शांति अभियान जो थे, उसमें भारत अपना सेना भेजता है ना, अपना ह्यूमन रिसोर्स भेजता है टू रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशन। यू माइट आस्क वाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन ईदर ऑफ द टू कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। सो आप लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि भारत दोनों गुटों में से किसी को क्यों नहीं ज्वाइन किया कोल्ड वॉर एरा में। बिकॉज आगे हम बताते हैं, इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय द यूएस एंड सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर। तो भारत ऐसे किसी जो मिलिट्री लेवल पे जो गठबंधन हो रही थी, एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, तो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा थे एक मिलिट्री लेवल गठबंधन बनाकर। तो भारत ऐसे किसी सैन्य गठबंधन से दूरी बनाए रखना चाहता था। During the Cold War, the US-led North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Soviet-led Warsaw Pact came into existence। तो शीत युद्ध के टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे आप लोग ये शब्द सुने होंगे कि यूएस के द्वारा जो आगे बढ़ाई गई उसकी क्या नाम था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो याद रखिएगा नेटो, ये आप लोगों को बहुत लोगों को मालूम होगा बट याद रखना चाहिए। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मोस्टली यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, एंड सोवियत लेड जो कंट्री थे, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज एंड सोवियत कंट्रीज, ये वार्सो पैक्ट, तो ये दोनों का अस्तित्व में आया, वो वार्सो पैक्ट एग्जिस्ट करता है। इंडिया एडवोकेटेड नॉन एनाइलमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। तो भारत क्या है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श विदेश नीति के रूप में इसकी वकालत करता है। This was a difficult balancing act and sometimes balance did not appear perfect। तो ये ऑफ कोर्स जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है और वर्ल्ड के सारे डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली, है ना, तो जो विकसित कंट्रीज है, राष्ट्र है, वो आपस में बटे हुए हैं, तो और एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, बहुत कोल्ड वॉर चल रहा है। तो ऐसे में दे वांटेड कि इंडिया भी किसी न किसी तरफ हमारे तरफ अलाइन हो। तो ये एक इसको बैलेंस करना, इंडिया को नॉन अलाइन रहना बहुत ही टफ टास्क था, एक बैलेंसिंग एक्ट था, और कभी कभी तो ये जो बैलेंस है वो परफेक्ट दिखता भी नहीं था। इन 1956 व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर द सुएज कैनाल इशू, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस नियो कॉलोनियल इन्वेजन। तो 1956 में ब्रिटेन जो है वो हमला कर देता है इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर, सुएज कैनाल के इशू, सुएज कैनाल का कंट्रोल
सुएज कैनाल अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो इजिप्ट के पास है, बट उसका कंट्रोल ब्रिटेन के पास था। तो इस कारण से दोनों में इशू हो जाते हैं और ब्रिटेन अटैक करता है इजिप्ट पे। तो इस मामले में इंडिया लेट द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। तो ये जो इन्वेजन हुई, ये जो ब्रिटेन के द्वारा जो आक्रमण किया गया, जो उस पर हमला किया गया, इसका भारत विश्व व्यापी विरोध का अगुवाई करता है। बट इन द सेम ईयर when the USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation. बट उसी साल यूएसएसआर हंगरी के ऊपर हमला कर देता है ना। और भारत जो है उसका जो पब्लिक कंडेमनेशन हो रहा था, जो उसकी सार्वजनिक निंदा हो रही थी, तो भारत इसमें शामिल नहीं होता है। सो डिस्पाइट सच ए सिचुएशन, बाई एंड लार्ज इंडिया डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशूज एंड कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो ऐसे सिचुएशन होने के बावजूद, अब देखिएगा, एक तरफ जहां ब्रिटेन का विरोध कर दिया सुएज कैनाल इशू पे, और जब यूएसएसआर अटैक करता है हंगरी में तो भारत शांत रह जाता है। तो ये भारत को ऐसा दिखता नहीं है कि भारत बहुत टफ है ऐसा बैलेंस करना, और भारत दिखता नहीं है कि भारत बैलेंस्ड है। ऐसा लग रहा है कि भारत प्रो यूएस है, सॉरी प्रो यूएसएसआर है। सो इतने टफ सिचुएशन में एक टाइट रोप पे वॉक करने के जैसी बात है कि भारत इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, है ना। और इस इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने के बावजूद भारत को बहुत सारे दोनों ब्लॉक के देशों से, दोनों ब्लॉक के दोनों गुटों के देशों से एड एंड असिस्टेंस, उसको सहायता, आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो रही थी। While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances. अब यहाँ पे देखो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। भारत गुट निरपेक्ष रह रहा और दुनिया के अन्य डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील कंट्रीज है, उसको गुट निरपेक्ष रहने के लिए प्रोपोगेट कर रहा है, उसको एडवोकेट कर रहा है, उसको मना रहा, कन्विंस कर रहा है। लेकिन हमारा भारत का उस समय सबसे बड़ा राइवलरी किससे चल रहा है? पाकिस्तान से। और उस समय पाकिस्तान ज्वाइन कर लेता है यूएस लेड मिलिट्री अलायंस। तो पाकिस्तान यूएस लेड मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लेता है। द यूएस वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और ऑफकोर्स यूएस भारत के इस जो गुट निरपेक्षता वाली नीति थी, भारत जो स्वतंत्र इनिशिएटिव्स ले रहा था, इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स, और जो गुट निरपेक्षता का प्रचार प्रसार कर रहा था, इससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये खुश नहीं था। यूएस वॉज नॉट हैप्पी, ऑफकोर्स नहीं हैप्पी होगा, क्योंकि वो चाहता था कि भारत मेरे गुट में आ जाए। सो देयरफॉर देयर वाज ए कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द 1950s। तो अगर आप इसलिए देखेंगे कि 1950 के दशक में भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच में खटास सी पैदा थी, है ना। द यूएस ऑल्सो रिजेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद सोवियत यूनियन। और अमेरिका जो है वो सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। So you have studied in the last chapter the strategy of planned economic development adopted by India. So this policy emphasized import substitution. तो आप लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, कि भारत ने कौन सा पॉलिसी अपनाया था? प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट हो गए, तो हमने प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया, है ना। सो ये जो रास्ता था प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें आयात को कम करने पर जोर था, है ना। एम्फेसाइज्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इंपोर्ट जो है, आयात है, उसको कम करने पर जोर था। द एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग ए रिसोर्स बेस ऑल्सो मेंट दैट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वॉज लिमिटेड। तो एम्फेसिस था, किस पे एम्फेसिस किया जाता है? कि डेवलपिंग एक रिसोर्स बेस, है ना, संसाधन का बेस डेवलप किया जाए। सो दैट मीन्स जो हमारे यहाँ निर्यात के मामले में जो प्रगति थी वो भी बड़ी सीमित थी, लिमिटेड थी, है ना। सो दिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंट्रैक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड। और जब हमारा आयात निर्यात थोड़ा कंट्रोल हो गया, है ना, जब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम अपने देश के मार्केट को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहते थे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनमें वहाँ चीज़ें काफ़ी सस्ते में बन रही थी। अगर हम ओपन कर देते तो वो सस्ती चीज़ें भारत में आ जाती। तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या भारत में ट्रेड डेवलपमेंट हो पाना मुश्किल था, क्योंकि भारत की चीज़ें महंगी पड़ती। तो हमने इंपोर्ट को उन पे काफ़ी कुछ हमने रोक लगा रखे थे, टैक्सेस बढ़ा रखे थे, तो वो इंपोर्ट नहीं हो रहा था। तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा लिमिटेड चल रहा था, है ना। सो दैट भारत में चीज़ें बनी और भारत के जो
इकोनॉमिक सेक्टर है उसको बूस्ट मिले। सो ये इससे क्या होता है कि इंडिया का जो इंट्रैक्शन है, इकोनॉमिक इंट्रैक्शन है, आर्थिक रूप से जो इंट्रैक्शन है वो आउटसाइड वर्ल्ड से, दूसरे कंट्रीज से, वो ऑफकोर्स लिमिटेड हो जाता है, वो सीमित हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है एफ्रो एशियन यूनिटी। सो एफ्रो एशियाई एकता की बात करते हैं। At given its size, location, and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. तो भारत का जो साइज़ है और जो लोकेशन है और जो पावर का पोटेंशियल है भारत में, है ना, इतना बड़ी कंट्री, एक महादेश जैसी कंट्री, तो ऐसे कंट्रीज़ के लीडर होने के कारण नेहरू को काफ़ी वर्ल्ड अफेयर्स में एक मेजर रोल मिलता है। खास करके जो एशियाई कंट्रीज़ हैं उनके जो अफेयर्स हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उसमें नेहरू को एज भारत का लीडर के रूप में एक बड़ा रोल मिलता। हिज एरा वॉज मार्क्ड बाई एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो जो उनका नेहरू एरा की हम बात करें तो उसमें अगर आप देखिएगा कि इंडिया का जो अन्य भारत के अन्य जो न्यूली इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं एशिया और अफ्रीका के, उसके साथ काफ़ी इंडिया का कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है। थ्रू आउट द 1940s and 1950s, नेहरू हैड बीन एन अर्डेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी। तो 1940 और 1950 के दशक में नेहरू बड़े मुखर स्वर से एशियाई एकता की पैरोकारी करते हैं। Under his leadership, India convened the Asian Relations Conference in March 1947, 5 months ahead of attaining its independence. सोचो, भारत को स्वतंत्र होने के 5 महीने पहले मार्च 47 में ही नेहरू जी के लीडरशिप में इंडिया जो है क्या करता है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाता है। दिस इज अ बिग अचीवमेंट, है ना। इंडिया मेड earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia from Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. और भारत जो है इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास करता है ना। कैसे कि इंडोनेशिया फ्रॉम जो डच है, वहाँ डच का राज होता है ना, तो उनके कॉलोनियल रिजीम से हटाने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाता है 1949 में, है ना, उसके स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान करने के लिए। इंडिया वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फर्मली अपोज्ड रेसिज्म, स्पेशली अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो भारत जो था वो औपनिवेशवाद की प्रक्रिया का प्रबल बेसिकली अनऔपनिवेशिकवाद, है ना, जो कॉलोनिज्म है उसको ख़त्म करना, डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया का बहुत ही प्रबल समर्थक था। और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद, रेशनिज्म, है ना, नस्लवाद का, और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जो जारी अपार्थाइड रंगभेद की नीति थी उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडोंग इन 1955, commonly known as Bandung Conference, marked the zenith of the India's engagement with the newly independent Asian and African nations. तो बेसिकली जो 1955 में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है इंडोनेशिया के एक शहर है बांडुग शहर में, तो इस आमतौर पे इसको बांडुग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है ना। ये बांडुग 1955 में होता है, बांडुग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में, है ना। तो इसमें अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का एक्चुअली ये चरम बिंदु था। इंडियाज एंगेजमेंट वार्ड एट जेनीथ, चरम बिंदु पे था। द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि नाम का एस्टेब्लिशमेंट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट, वो कहाँ से आता है, उसका जड़ जो है बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में है। द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। अगली चीज़ जो याद रखने वाली बात है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन होता है वो 1961 के सितंबर में होता है, और कहाँ होता है, बेलग्रेड में। एंड नेहरू वॉज ए को फाउंडर ऑफ द नेम, और जो नेहरू जी थे, है ना, वो बेसिकली गुट निरपेक्ष आंदोलन में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है, ये उनके को फाउंडर बनते हैं। सो ये टॉपिक भी खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद।